Hello everyone. Today we are going to study about the comparative politics और आज हम लोग comparative politics के पार्ट 1 लेक्चर को देखेंगे और इसमें comparative politics के बेसिक्स क्या होता है comparative politics और इसके क्या बेनिफिट्स है, इसके क्या लिमिटेशंस है, ये सब आज हम देखेंगे इस लेक्चर में। तो स्टार्ट करते हैं। Comparative politics is one of the core element ऑफ पॉलिटिकल साइंस। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है वो पॉलिटिकल साइंस का एक बहुत ही कोर और बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स मींस कंपेयरिंग द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का सिंपल मीनिंग होता है अलग अलग स्टेट के पॉलिटिकल सिस्टम को कंपेयर करना। स्टेट मतलब क्या होता है? स्टेट मतलब होता है कोई भी कंट्री, कोई भी रीजन, अलग अलग कंट्री, अलग अलग रीजन के पॉलिटिकल सिस्टम्स को अगर हम कंपेयर करते हैं तो जिस डिसिप्लिन के अंडर में हम इसे कंपेयर करते हैं उसे हम लोग कंपैरेटिव पॉलिटिक्स बोलते हैं। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इज एज ओल्ड एज पॉलिटिकल थ्योरी। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स बहुत ही पुराना है। एरिस्टोटल इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। एरिस्टोटल को हम लोग कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का फादर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि एरिस्टोटल ने 158 कॉन्स्टिट्यूशंस को स्टडी किया था और उसे क्लासीफाई किया था। क्लासीफाई किया था मतलब कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके का है उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया था, क्लासीफाई किया था। और क्योंकि इसने अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन को कंपेयर किया था, कौन सा डेमोक्रेटिक है, कौन सा पॉलिटिक है, कौन सा एरिस्टोक्रेटिक है, कौन सा टोटालिटेरियन है, तो इस तरीके से अलग अलग टाइप के कॉन्स्टिट्यूशन को क्लासीफाई किया था और उसको कंपेयर करके उसका स्टडी किया था। इसलिए एरिस्टोटल को हम लोग फादर ऑफ कंपेरेटिव पॉलिटिक्स भी बोलते हैं। ठीक है। अब कंपेरेटिव पॉलिटिक्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 फेजेज। कंपेरेटिव पॉलिटिक्स के 2 अलग अलग फेजेज है। पहला अप टिल वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 2 से पहले तक जिस तरीके से कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पढ़ा जाता था उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेडिशनल कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। ठीक है। दूसरा है आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो है एक नया तरीके से कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को स्टडी करने का तरीका स्टार्ट हुआ जिसे हम लोग बोलते हैं मॉडर्न कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। ठीक है। अब ट्रेडिशनल और मॉडर्न में क्या डिफरेंस है इसको हम लोग आगे समझेंगे, लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि वर्ल्ड वॉर 2 में ऐसा क्या हुआ था कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को स्टडी करने का तरीका चेंज हो गया। तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो इवेंट हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वो था यूरोपियन पावर का अलग अलग एशिया और अफ्रीका में जो कॉलोनीज थी उस कॉलोनीज को फ्रीडम मिल गया वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। तो जो कॉलोनीज था वो डीकोलोनाइज हो गया वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट था कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है ट्रेडिशनल से मॉडर्न वे में शिफ्ट हुआ, या तो ये बोले कि जिस तरीके से हम लोग कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को स्टडी कर रहे थे वो चेंज हो गया। तो वो कैसे हुआ, ये कॉलोनीज को फ्रीडम मिलने से उसका क्या रोल था, ये सब चीज़ वर्ल्ड वॉर 2 का क्या रोल था, ये सब चीज़ हम आगे देखेंगे इसी लेक्चर में। इस लेक्चर में या मे भी इसके बाद वाले लेक्चर में, लेकिन हम उसे आगे देखेंगे। एक सेकेंड। अब हम लोग आगे देखते हैं वाई कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इज इम्पोर्टेंट। ठीक है। वाई कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इज इम्पोर्टेंट। तो कंपैरिजन इज द पार्ट इज एट द हार्ट ऑफ एनालिसिस। कंपैरिजन जो है वो किसी भी चीज़ को एनालाइज करने का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पावरफुल टूल है। और किसी भी चीज़ को हम लोग, किसी भी फेनोमेना को अगर हम लोग समझना चाहते हैं, उसको एनालाइज करना चाहते हैं, तो उसे हम लोग कंपेयर करेंगे अगर दूसरे के साथ, तो उसे अच्छे से समझ सकते हैं। वेन एवर साइंटिफिक एनालिसिस एंड ऑब्जेक्टिविटी इज रिक्वायर्ड, कंपेरिजन इज अ मेथड। किसी भी चीज़ को अगर हम लोग साइंटिफिकली अगर हम स्टडी करते हैं या फिर उसको हम लोग ऑब्जेक्टिवली स्टडी करते हैं तो उसके लिए हमें कंपैरिजन जरूरी है। अब कैसे, क्यों, मतलब कि साइंटिफिकली स्टडी करने का मतलब क्या होता है? साइंटिफिकली या ऑब्जेक्टिवली, इसका मतलब होता है सिंपल एम्पेरिकल तरीके से स्टडी करना। एम्पेरिकल तरीके का मतलब होता है डेटा के हेल्प से स्टडी करना, किसी भी चीज़ को क्वांटिफाई करके स्टडी करना, किसी भी चीज़ को डेटा के फॉर्म में या एक तरीके से दूसरे के साथ कंपेयर करके स्टडी करना। क्योंकि साइंटिफिक जो तरीका है ना वो नेचुरल साइंस जो होता है उसमें हेल्प आता है साइंटिफिक तरीका। नेचुरल साइंस में जैसे कि अगर हम किसी केमिकल रिएक्शन को या
किसी भी तरीके के क्या बोल सकते हैं प्लांट को या प्लांट के या ह्यूमंस के बॉडी पार्ट्स को किसी भी चीज़ को हम स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग उसके पास हमारे पास डेटा होता है। जैसे ह्यूमन के बारे में हमारे पास डेटा है कि उसका लाइफ स्पैन कितना होगा, उसमें न्यूट्रिएंट्स क्या चाहिए, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स कितना चाहिए, डेटा वगैरह होता है। लेकिन ये पॉलिटिकल साइंस में थ्योरी हुआ करता था ट्रेडिशनल तरीके से। तो फिर अगर थ्योरी है हमारे पास तो उसको हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते, साइंस की तरह उसको हम लोग ट्रीट नहीं कर सकते। तो नेचुरल साइंस के पास ये फ़ायदा था कि उसको क्वांटिफाई किया जा सकता था, इसलिए उसको हम लोग साइंटिफिकली स्टडी कर सकते थे। लेकिन पॉलिटिकल साइंस साइंस इसको बोलते हैं, लेकिन इसको साइंटिफिकली स्टडी करने का तरीका नहीं था। तो कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स जो है ये एक नया डिसिप्लिन लाया गया जो कि पॉलिटिकल साइंस को भी डेटा और साइंटिफिक तरीके से स्टडी किया जा सके। ठीक है, तो साइंटिफिक एनालिसिस के लिए और ऑब्जेक्टिविटी के लिए हमें कंपैरिजन जरूरी है, और इसके लिए हम लोग पॉलिटिकल साइंस एज अ डिसिप्लिन, एक कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स एज अ डिसिप्लिन लेकर के आए। ठीक है, अब यहाँ पे नॉट ओनली दिस सिमिलैरिटीज बट सिमिलैरिटीज आर ऑल्सो कंपेयर्ड। अब जैसे कि सिर्फ और सिर्फ दिस सिमिलैरिटीज ही नहीं बल्कि सिमिलैरिटीज को भी हम लोग कंपेयर करते हैं। अब ये कैसे करते हैं, अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल के थ्रू उसको समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे दिस सिमिलैरिटीज और सिमिलैरिटीज दोनों को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे इंडिया, यूएसए और चाइना, तीन अलग अलग कंट्री है। ठीक है, पहले हम लोग यूएसए और चाइना ये दो कंट्री को लेते हैं। ठीक है, हमें पता है कि यूएसए जो है ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। ठीक है, और जो चाइना है ये एक कम्युनिस्ट कंट्री है। ठीक है, अब ये दोनों जो है सिमिलर नहीं है, दोनों दो अलग अलग सिस्टम है। एक तरीके से देखा जाए तो बिल्कुल अपोजिट सिस्टम है दोनों। ठीक है, अब अगर इस दोनों सिस्टम को हमें स्टडी करना है और स्टडी करके हमें ये निकालना है कि इसमें बेटर कौन सा सिस्टम है, और हम इस दोनों को, दोनों अलग अलग सिमिलर नहीं है, दोनों अलग अलग दो सिस्टम है, इसको हम लोग कंपेयर कर रहे हैं और इसमें से निकाल रहे हैं कि बेटर कौन सा सिस्टम है। अब हम इसको अलग अलग पैरामीटर पर जज कर सकते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन किस में ज़्यादा है, डेमोक्रेटिक में मतलब यूएसए में या फिर चाइना में जो कि कम्युनिस्ट कंट्री है। तो हमें पता चलता है कि यूएसए में ज़्यादा अच्छा वो सिस्टम है। फिर हम लोग देखते हैं कि इनोवेशन जो है वो किस में ज़्यादा होता है, यूएसए में ज़्यादा होता है या चाइना में ज़्यादा होता है। तो हमें पता चलता है यूएसए में इनोवेशन ज़्यादा होता है, चाइना में वो लोग कॉपी वगैरह करते हैं। तो इनोवेशन अगर यूएसए में ज़्यादा हो रहा है मतलब कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है वो इनोवेशन से डायरेक्टली लिंक्ड है। इनोवेशन वहाँ पे ज़्यादा होता है जहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होता है। तो और ये बात हम लोग ऐसे बोलते हैं, लेकिन इसको प्रूव करने का तरीका है कि यूएसए और चाइना दो अलग अलग सिस्टम है। इसको हम लोग कंपेयर किए, इसको हम लोग देखें कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बेसिस पे इसको अगर हम कंपेयर करते हैं तो यूएसए में ज़्यादा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है और इसके कारण यूएसए में ज़्यादा इनोवेशन हो रहा है। मे बी और भी रीजन होंगे, फंड के होगा, वहाँ पे जो टैलेंट है वो ज़्यादा होगा, मे बी जो भी रीजन हो, लेकिन ये भी एक रीजन है। और इस तरीके से हम लोग दो डिसिमिलर या दो अलग अलग सिस्टम को हम लोग कंपेयर किए। ठीक है, अब ये तो हो गया, लेकिन अगर हम ये देखें कि दो सिमिलर जो सिस्टम होता है उसको कंपेयर कैसे करते हैं। ठीक है, अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं इंडिया और यूएसए का। ठीक है, इंडिया और यूएसए ये भी डेमोक्रेसी है। ठीक है, और ये भी डेमोक्रेसी है, मतलब इंडिया भी डेमोक्रेसी है और यूएसए भी डेमोक्रेसी है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इंडिया में और यूएसए में दोनों में डेमोक्रेसी है, लेकिन दोनों में अच्छा डेमोक्रेसी कौन सा है, मतलब कि ज़्यादा डेमोक्रेटिक कौन सा है, या फिर क्या बोलते हैं जो आइडियल, क्लोज टू आइडियल डेमोक्रेसी कौन सा है। तो आइडियल तो कोई भी नहीं है, लेकिन यूएसए को बोला जाता है कि वो ज़्यादा अच्छा डेमोक्रेसी है, एक तरीके से रोल मॉडल है। जो भी कंट्री अगर डेमोक्रेटिक होना चाहता है वो यूएसए की ओर देखता है, या और भी दूसरे जो यूरोपियन कंट्रीज है जैसे ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, इन सब की तरफ देखता है जो डेमोक्रेसी किसी को रोल मॉडल देखना है। तो इस दोनों का हम कंपेयर करते हैं, तो जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जैसे हमने इंडिया चाइना सॉरी यूएसए चाइना में देखा था, उसी तरीके से हम इंडिया यूएसए में देखेंगे तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में देखते हैं कि इंडिया में उतना ज़्यादा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं मिलता है, उतना मतलब थोड़े से उसमें क्या बोलते हैं लिमिटेशंस है, या
उतना फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं है जितना कि यूएसए में है। तो इसे हमने कंपेयर करके हमें पता चला कि यूएसए में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ज़्यादा है इंडिया के मामले में। अगर जैसे हम लोग फेडरेशन देखते हैं, ठीक है, तो फेडरेशन देखते हैं, इंडिया में जो फेडरल सिस्टम है वो क्वाजी फेडरल तरीके से है। यूएसए में जो फेडरल सिस्टम है वो बिल्कुल फेडरल है। तो किसका फेडरेशन ज़्यादा अच्छा है, इसे जानने के लिए हम लोग दो सेम तरीके का, दोनों में फेडरेशन है, लेकिन दोनों में से किसका फेडरेशन अच्छा है वो समझने के लिए हम लोग इसको कंपेयर किए। तो कंपैरिजन जो है वो किसी भी चीज़ को एनालाइज करने का सबसे बेस्ट तरीका है। किसी भी चीज़ को फेडरेशन समझना है तो इंडिया का फेडरेशन कैसा है, कैसे हमें समझना चाहते हैं तो इंडिया के फेडरेशन को यूएसए के फेडरेशन से कंपेयर करेंगे, या तो फिर इंडिया के फेडरेशन को नेपाल के फेडरेशन से हम लोग कंपेयर करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि इंडिया का फेडरेशन असली में कहाँ स्टैंड करता है। तो ये बात ये यहाँ भी ये कंपैरिजन जो है हार्ट ऑफ एनालिसिस है। इससे भी हम इस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि किसी भी चीज़ को एनालाइज करने के लिए, किसी भी चीज़ को समझने के लिए उसको कंपेयर करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये हमने अभी देख लिया, अब आगे देखते हैं। एडवांटेजेस ऑफ कंपेरेटिव पॉलिटिक्स। अब कंपेरेटिव पॉलिटिक्स तो चलो ठीक है, एनालाइज करते हैं, समझते हैं, लेकिन इसका और क्या क्या एडवांटेज है। तो सबसे पहला है गेनिंग नॉलेज, जो हमने देखा बाय कंपैरिजन एट माइक्रो लेवल एंड वन लर्न्स अबाउट पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। माइक्रो लेवल पे अगर हम किसी दो कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम को या दो स्टेट के पॉलिटिकल सिस्टम को कंपेयर करते हैं तो हमें उसके पॉलिटिक्स के बारे में बहुत अच्छे से लर्न करने का मौका मिलता है। ठीक है, इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग आवर ओन कंट्री एंड पॉलिटिक्स इन अ बेटर वे। अब यहाँ पे देखो, जैसे इंडिया और नेपाल, इस दो कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम को कंपेयर किया जा रहा है। मैं एक इंडियन हूँ, ठीक है, और इंडिया और नेपाल दोनों को हम कंपेयर कर रहे हैं, तो इससे हमें नेपाल के पॉलिटिकल सिस्टम को समझने का तो मौका मिला ही, लेकिन हम इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम को भी जितना जानते थे उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। अगर हम इंडिया और यूएसए इस दो सिस्टम को अगर हम कंपेयर करते हैं तो यूएसए का पॉलिटिकल सिस्टम को तो हम जानेंगे ही, लेकिन इसके साथ साथ इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम को हम और अच्छे से जान पाएंगे। जैसे कि हमने अभी फेडरेशन का एग्जांपल दिए, तो फेडरेशन के बारे में इंडिया एक फेडरल कंट्री है, ये हम लोग जानते हैं, लेकिन यूएसए के फेडरेशन के साथ अगर हम कंपेयर करेंगे तो इंडिया का फेडरेशन के बारे में और डीप एनालिसिस और डीप नॉलेज हमें मिलेगा। तो ये सबसे पहला एडवांटेज है कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स का कि हमें नॉलेज गेन करने के लिए मिलता है। ठीक है, तो व्हाट इज रियल फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कंपेयर इंडिया विद यूएसए। जैसे कि अभी हमने एक एग्जांपल देखा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में अगर हम इसको सही में समझना चाहते हैं तो इंडिया और यूएसए को अगर हम कंपेयर करेंगे तो इंडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, लेकिन उसका स्टैंडर्ड क्या है, इसको अगर हम समझना है, इसको और डीपली समझना है, तो उसको हम यूएसए के साथ कंपेयर करेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, ये पहला पॉइंट है कि गेनिंग नॉलेज। गेनिंग नॉलेज मतलब कि हमें कि अपने सिस्टम के बारे में और दूसरे सिस्टम के बारे में, दोनों के बारे में ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा अगर हम उसको कंपेयर करके स्टडी करते हैं तो। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट पे आते हैं। तो दूसरा पॉइंट है evaluating good practices and avoiding mistakes। जैसे देखो, every system innovates develops as a response to situations। तो कोई भी जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है, पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, या कोई भी सिस्टम, कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो इनोवेट करता है और डेवलप होता है अपने सिचुएशन को देखते हुए। ठीक है, जैसे कि देयर इज नो पैराडाइम शिफ्ट इन सोशल साइंसेज आफ्टर फ्यू ईयर्स लाइक नेचर। जैसे नेचुरल साइंस जो होता है ना, उसमें अचानक से ही बहुत बड़ा चेंज आ जाता है। अगर कोई एक नया डिस्कवरी हुआ तो पुराने पूरी की पूरी थ्योरी जो है वो मतलब गलत हो जाती है साबित, वो बिल्कुल चेंज होकर के नया थ्योरी आ जाता है। लेकिन पॉलिटिकल साइंस पे ऐसा नहीं होता है। पॉलिटिकल साइंस पे धीरे धीरे सिचुएशंस को देख करके उसके रिस्पॉन्स में कोई भी कंट्री अपने सिस्टम में डेवलपमेंट लाता है या इनोवेशन लाता है। और ये कैसे लाता है, ये लाता है दूसरे कंट्री के साथ अगर वो अपने आप को कंपेयर करता है
और देखता है कि मेरे जो सिस्टम है उसमें क्या प्रॉब्लम है, और उसको दूसरे कंट्री के साथ कंपेयर करके अगर देखेगा कि यहाँ पे सुधार की जरूरत है तो उसको सुधारेगा। ठीक है, तो कंपैरिजन का ये भी एक फायदा होता है। दूसरा है कि जैसे यहाँ पे गुड प्रैक्टिसेस एंड मिस्टेक्स दोनों को कंपेयर किया जा सकता है, अपने अपने जो सिस्टम है उसको दूसरे कंट्री के सिस्टम के साथ कंपेयर करके, और उसमें क्या बढ़िया है उसको हम लोग रख सकते हैं, रिटेन कर सकते हैं, क्या खराब है उसको हम लोग हटा सकते हैं। देखो जैसे फॉर एग्जांपल डेमोक्रेसी डेवलप्ड इन वेस्टर्न कंट्रीज बट लेटर इंपोर्टेड टू थर्ड वर्ल्ड। थर्ड वर्ल्ड का मतलब जैसे कि यहाँ पे पहले ये देख लेते हैं थर्ड वर्ल्ड क्या होता है। जो फर्स्ट वर्ल्ड जो है इसमें आता है जो कि डेमोक्रेटिक कंट्री है। ठीक है, जो कि डेमोक्रेटिक कंट्री पहले था, मतलब वर्ल्ड वॉर टू से पहले जो भी डेमोक्रेटिक कंट्री था उसको हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री बोलते थे। जो सेकेंड वर्ल्ड कंट्री है इसमें जो भी कम्युनिस्ट कंट्री था उसको हम लोग सेकेंड वर्ल्ड कंट्री बोलते थे वर्ल्ड वॉर टू से पहले। और जो भी डेवलपिंग कंट्री है या फिर जो भी पोस्ट कॉलोनियल, यहाँ पे लिख रहा हूँ पोस्ट कॉलोनियल। पोस्ट कॉलोनियल का मतलब हो गया वो कंट्री जो कि पहले कॉलोनीज हुआ करते थे किसी भी यूरोपियन पावर के। तो पोस्ट कॉलोनियल कंट्री जो कि वर्ल्ड वॉर टू के बाद फ्रीडम जिनको मिला, जो इंडिपेंडेंट हुए वर्ल्ड वॉर टू के बाद, उन सबको हम लोग थर्ड वर्ल्ड कंट्री बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक पॉइंट था जो कि बता दिया। अब हम लोग इसमें देखते हैं कि क्या, एक सेकेंड यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है डेमोक्रेसी डेवलप्ड इन वेस्टर्न कंट्रीज बट लेटर इंपोर्टेड टू थर्ड वर्ल्ड। तो डेमोक्रेसी जो था वो वेस्टर्न कंट्री में पहले स्टार्ट हुआ, यूरोप में, फ्रांस में, ब्रिटेन में, इधर पहले स्टार्ट हुआ। उसके बाद वो जो है डेवलपिंग कंट्रीज जो है, थर्ड वर्ल्ड कंट्री मतलब डेवलपिंग कंट्रीज, उसमें आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर वो इम्पोर्ट हुआ। अब वो क्या था कि डेमोक्रेसी जो है वो एक अच्छा सिस्टम माना जाता था। ठीक है, माना जाता है, अभी भी माना जाता है एक अच्छा सिस्टम। हालांकि ये देखा जाए तो एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग या प्लेटो के अकॉर्डिंग डेमोक्रेसी जो है वो बहुत ही बेकार सिस्टम है, लेकिन अभी के जो टाइम है इसमें डेमोक्रेसी सबसे अच्छा सिस्टम माना जाता है। तो इवेल्युएटिंग गुड प्रैक्टिसेस, जैसे डेमोक्रेसी जो है वो अच्छा प्रैक्टिस है, वो हमें पता चला कंपेयर करके दूसरे अलग अलग सिस्टम का, कम्युनिज्म के साथ, सोशलिज्म के साथ, इन सब के साथ कंपेयर करने के में पता चला कि डेमोक्रेसी जो है वो ज़्यादा अच्छा सिस्टम है। और उस प्रैक्टिस को हम लोगों ने थर्ड वर्ल्ड में इंपोर्ट किया कंपेयर करके। ठीक है, उसी तरीके से दूसरा एग्जांपल देखते हैं, इंस्टीट्यूशंस ऑफ लोकपाल आल्सो इंस्पायर्ड फ्रॉम प्रैक्टिसेस इन यूरोपियन कंट्रीज। अब जैसे लोकपाल इंडिया में जो है अभी कुछ साल पहले लोकपाल का वो हुआ, मतलब ये फॉर्मली स्टार्ट हुआ। ऐसे तो अन्ना हजारे मूवमेंट के बाद लोकपाल बिल आया था 2013 में, और लेकिन उसमें पहला लोकपाल और लोकायुक्त ये सब जो है, मतलब कि जो फॉर्मल स्ट्रक्चर होता है ये अभी 2018 में या शायद 2019 में स्टार्ट हुआ। तो ये जो है यूरोपियन कंट्रीज के से इंस्पायर्ड है ये। जैसे कि स्वीडन में सबसे पहले ये लोकपाल जैसा एक सिस्टम लाया गया था, और स्वीडन में शायद से 19th सेंचुरी में ही 1890s में या 1880s में ही कुछ लोकपाल जैसा सिस्टम स्टार्ट हुआ था। और इस तरीके से इसके बाद दूसरे कंट्रीज ने भी इस सिस्टम का एनालाइज किया, अपने कंट्री के साथ कंपेयर किया कि हमारे पास जो करप्शन को देखने के लिए जो सिस्टम है और स्वीडन में जो करप्शन को देखने के लिए सिस्टम है उसको कंपेयर करके देखते हैं तो स्वीडन वाला बेटर सिस्टम है, तो उसको हम अपने यहाँ इम्पोर्ट कर लेते हैं। तो गुड प्रैक्टिसेस को लाना या गलत प्रैक्टिसेस को हटाना, इसमें जो है कॉम्पेरेटिव पॉलिटिक्स जो है ये बहुत ही हेल्पफुल साबित होता है। ठीक है, जैसे कि आप वोटिंग इन यूएस अभी हमने पहले देख लिया था। अब तीसरा पॉइंट आता है इनहेंसेज ऑब्जेक्टिविटी टू मेक स्टडीज मोर ऑब्जेक्टिव टू अवॉइड क्रिटिसिज्म ऑफ एथनोसेंट्रिज्म। जो अभी हमने देख लिया था ऊपर, यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट था, पॉइंट है ये ऑब्जेक्टिविटी और साइंटिफिक एनालिसिस के लिए कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जरूरी होता है। वही वाला पॉइंट यहाँ पे है कि इनहेंसेज ऑब्जेक्टिविटी। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में दूसरे के साथ हम कंपेयर करके किसी सिस्टम को पढ़ते हैं तो अपने सिस्टम के बारे में साइंटिफिकली समझने का मौका मिलता है। इससे ऑब्जेक्टिविटी जो है वो बढ़ती है कंपैरेटिव कंपेयर करते हैं तो, क्योंकि अकेले किसी सिस्टम को हम पढ़ते हैं ना तो हमें
समझ नहीं आता कि जो हम अच्छी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं वो कितना अच्छा है। अगर हम दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं तो हमें ऑब्जेक्टिविटीली वो ज़्यादा समझ आता है। टू मेक स्टडीज मोर ऑब्जेक्टिव, टू अवॉइड क्रिटिसिज्म ऑफ एथनोसेंट्रिज्म। एथनोसेंट्रिज्म का मतलब होता है, एथनोसेंट्रिज्म का पहले हम लोग मीनिंग देखते हैं। एथनोसेंट्रिज्म का सिंपल मीनिंग होता है कि किसी भी चीज़ को अगर हम दूसरे के चीज़ को देखते हैं, सपोज अगर हम यूरोप में बैठे हुए हैं, अगर हम यूरोप में बैठे हुए हैं और वहाँ पर बैठ कर हम इंडिया के सिस्टम को देख रहे हैं, तो हमारे जो देखने का तरीका होगा या जिस बेसिस पर हम देखेंगे उसमें एक तरीके का बायसनेस होगा। हम किसी भी चीज़ में यूरोपियन सिस्टम को ज़्यादा अच्छे तरीके से बोलेंगे और इंडियन सिस्टम को बोलेंगे कि नहीं भाई ये तो ठीक नहीं है। क्यों? ऐसा नहीं है कि हम मतलब यूरोपियन सिस्टम को सही में सॉरी इंडियन सिस्टम सही में खराब है इसलिए उसको हम खराब बोल रहे हैं, ऐसे जरूरी नहीं है। बल्कि हम यूरोपियन है तो इंडियन सिस्टम को हम अच्छे से शायद समझ नहीं सकते। इंडियन सिस्टम को हम शायद इंडिया में जो कल्चर है या फिर यहाँ पे जो रिलीजन है या फिर यहाँ पे जो लोगों के हैबिट्स है, इसको हम लोग ठीक से समझ नहीं सकते हैं यूरोप में बैठ करके। और इसलिए हम जो जजमेंट देंगे यूरोप में बैठ के इंडिया के ऊपर वो सही नहीं होगा, वो एक तरीके से बायस जजमेंट होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं एथनोसेंट्रिज्म। जैसे कि यूरोप में बैठ करके इंडिया के चीज़ के बारे में कमेंट करना बिना इंडिया के कल्चर को अच्छे तरीके से जाने हुए। तो कंपेरेटिव पॉलिटिक्स में अगर हम अलग अलग सिस्टम को कंपेयर करते हैं, अलग अलग सिस्टम के चीज़ों को डीपली स्टडी करते हैं, तो ये एथनोसेंट्रिज्म को अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, जो बायसनेस होता है किसी भी सिस्टम को स्टडी करने में, उस बायसनेस को हम अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी इनहेंस होता है और एथनोसेंट्रिज्म को हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। अर्लियर whatever studies were made it was criticized and being ethnocentric। अब पहले क्या था, अगर इंडिया के बारे में कोई स्टडी भी होता है तो इसको हम लोग हमेशा वेस्ट के लेंस से देखते थे कि अच्छा वेस्ट के स्टैंडर्ड पे ये खड़ा होता है कि नहीं। इंडिया का अपना कोई पहचान नहीं था, इंडिया के जो सिस्टम्स थे उसको एक तरीके से बिना बायस का ऑब्जेक्टिवली हम उसको एनालाइज नहीं करते थे। लेकिन कंपेरेटिव पॉलिटिक्स के आने के बाद से हम जो ऑब्जेक्टिवली किसी भी सिस्टम को पढ़ सकते हैं, दूसरे के साथ कंपेयर भी करते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हम इंडिया और यूएसए को कंपेयर करते हैं और हमेशा यूएसए को अच्छे मार्क्स देंगे, नहीं। इंडिया के साथ अगर हम मलेशिया को कंपेयर करेंगे, इंडिया के साथ अगर हम चाइना को कंपेयर करते हैं, तो ये सारे जो सुविधा है ये हमें कंपेरेटिव पॉलिटिक्स में आकर के मिलता है। ठीक है, क्रिटिसाइज्ड एज कल्चरल इंपेरियलिज्म। जो पहले जो था एथनोसेंट्रिज्म, इसे हम लोग कल्चरल इंपेरियलिज्म की तरह क्रिटिसाइज करते थे, जो कि एक तरीके से कंपेरेटिव पॉलिटिक्स आने के बाद हम ऐसा नहीं करते हैं। उसके बाद कंपेरेटिव मेथड मेक एंटरप्राइज मोर साइंटिफिक। किसी भी सिस्टम को स्टडी करने के लिए कंपेरेटिव पॉलिटिक्स को अगर हम पॉलिटिक्स को स्टडी करने के लिए यूज करते हैं तो वो उस एंटरप्राइज को, उस पॉलिटिक्स के उस स्टडी को ज़्यादा साइंटिफिक बनाता है। इट हेल्प्स इन बेटर एनालिसिस एंड अंडरस्टैंडिंग। ये उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझने में हेल्प करता है। कैसे करता है ये भी हम देखेंगे मे बी अगले किसी लेक्चर में, जब इसको हम और डीपली पढ़ेंगे तब। आगे देखते हैं, इट अलाउज वेरिफिकेशन एंड रिजेक्शन ऑफ बिहेवियरल ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स ऑफ पीपल अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। अब ये पॉइंट समझने वाली है। जैसे देखिए, एक सेकेंड। It allows verification and rejection of behavioral trends and patterns of people under certain circumstances। जैसे देखो आप, अगर जैसे वोटिंग का एक तरीका है, जैसे कि इंडिया में बोला जाता है कि इंडिया में जो लोग हैं वो दे डू नॉट cast their vote they vote their caste। यहाँ पे दे को रिप्लेस कर दो इंडियंस के साथ। तो इंडियंस डू नॉट कास्ट देयर वोट बट दे वोट देयर कास्ट। इसका मतलब क्या हुआ, एक तरीके से ये धारणा है और जो कि काफी हद तक सही भी है कि इंडियंस जो है वो अपने किसी को वोट नहीं देते बल्कि वो हमेशा अपने कास्ट को ही वोट देते हैं। जैसे कास्ट का बहुत ही बड़ा फैक्टर है इंडियन सोसाइटी में। तो इसको वेरीफाई करना है कि भाई सही में कास्ट का कोई रोल है कि नहीं इंडियन इलेक्शन में।
कास्ट का कितना बड़ा रोल है, अगर रोल है भी तो कितना बड़ा रोल है, इसको हमें वेरीफाई करना है। बिहेवियरल ट्रेंड मतलब कि लोगों का वोटिंग बिहेवियर कैसा है। एग्जाम्पल में लोगों का वोटिंग बिहेवियर कैसा है, अगर इस ट्रेंड को देखना है, इस ट्रेंड को अगर वेरीफाई करना है तो हमें कॉम्पेरेटिव पॉलिटिक्स के हेल्प से या कॉम्पेरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर इसको स्टडी करके हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं। अब इसे रिजेक्शन मतलब कास्ट का कितना रोल है इलेक्टोरल सिस्टम पे, इंडियन इलेक्टोरल सिस्टम पे या इंडियन वोटिंग बिहेवियर पे कास्ट का कितना बड़ा रोल है, इसको रोल है कि नहीं, इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं कि हाँ रोल है। अगर नहीं है तो इसको हम लोग रिजेक्ट कर सकते हैं कि रोल नहीं है। तो इस तरीके से किसी भी बिहेवियरल ट्रेंड को समझने के लिए, उसको वेरीफाई करने के लिए, उसको रिजेक्ट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉम्पेरेटिव पॉलिटिक्स को स्टडी करना, कॉम्पेरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर स्टडी करना। अगला पॉइंट है हाउ डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस फंक्शंस इन डिफरेंट एटमॉस्फेयर कैन बी अंडरस्टूड बाय कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स। कोई इंस्टीट्यूशन जो है वो अलग अलग एटमॉस्फेयर में कैसे काम करता है, इसे हमें समझने का मौका मिलता है कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स के अंदर में। अब इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं कि कैसे। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, इंडिया का सुप्रीम कोर्ट है और यूएसए का सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। अब जैसे कि दोनों इंस्टीट्यूशन है, इंडिया का सुप्रीम कोर्ट एक इंस्टीट्यूशन है, यूएसए का सुप्रीम कोर्ट एक इंस्टीट्यूशन है। दोनों जगह पे अलग अलग एटमॉस्फेयर है। इंडिया में जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर का मतलब ये नहीं कि आसमान वाला एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर मतलब कि जो सराउंडिंग, जो इन्वायरमेंट है, यहाँ के लोग है, कल्चर है, यहाँ के लोगों की थिंकिंग कैसी है, कितने ट्रेडिशनल है, कितने मॉडर्न है, इन सब चीज़ को हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो इंडिया का जो सुप्रीम कोर्ट है वो किस तरीके से काम करेगा, वो डिपेंड करता है कि इंडिया में इन्वायरमेंट कैसा है। अब इसका एग्जांपल देते हैं, जैसे कि LGBT जो जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, उसमें जो वो डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। किसी भी अगर कोई LGBT कम्युनिटी से है तो उसको अगर वो मतलब कि पब्लिक में ऐसा कुछ शो ऑफ नहीं कर रहा है तो वो डीक्रिमिनलाइज किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ये कब किया गया था? ये शायद 2019 में किया गया था या फिर 2018 या 2019 इसी टाइम में किया गया था, ठीक है। यूएसए में ये बहुत ही पहले से डीक्रिमिनलाइज था। इनफैक्ट यूएसए में बराक ओबामा के टाइम में ये सेम सेक्स की मैरिज को भी परमिशन दे दिया गया था, ठीक है। अब इसमें कॉम्पेरेटिव पॉलिटिक्स का क्या रोल है, तो ये देखो, सुप्रीम कोर्ट जो है, दोनों जगह के सुप्रीम कोर्ट ने, इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ने और यूएसए के सुप्रीम कोर्ट ने किसी एक ही केस पे, LGBT के केस पे किस तरीके से रिएक्ट किया और किस टाइम पे रिएक्ट किया, वो हमें पता चलता है कि इंडिया का एटमॉस्फेयर कैसा है और यूएसए का एटमॉस्फेयर कैसा है, इसको देख करके। और इसको अगर स्टडी करना है तो कॉम्पेरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर हम इसको स्टडी कर सकते हैं, इंडियन सुप्रीम कोर्ट को और यूएसए के सुप्रीम कोर्ट को, दोनों सुप्रीम कोर्ट को कॉम्पेरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर हम लोग एनालाइज कर सकते हैं। और वो इंडिया में किस तरीके से काम कर रहा है, यूएसए में किस तरीके से काम कर रहा है वहां का सुप्रीम कोर्ट, ये हम लोग देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं और अच्छे से इसके वर्किंग को समझ सकते हैं कॉम्पेरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर में, ठीक है। तो अब हम लिमिटेशंस ऑफ कॉम्पेरेटिव पॉलिटिक्स के बारे में देखते हैं। लिमिटेशंस मतलब सिंपली ड्रॉबैक्स। जैसे कि अभी अभी हमने देखा कि फायदे कितने हैं कॉम्पेरेटिव पॉलिटिक्स को पढ़ने के, क्या क्या बेनिफिट्स है, वो सब हमने देख लिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके सिर्फ बेनिफिट्स ही है, उसके बहुत से लिमिटेशंस भी है, उसके बहुत ही ड्रॉबैक्स भी है। बहुत सारी चीज़ें जो कॉम्पेरेटिव पॉलिटिक्स के थ्रू हम नहीं समझ सकते हैं, या फिर बहुत सारा चीज़ें जो कि कॉम्पेरेटिव पॉलिटिक्स में हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, या फिर उसे हम यूज़ करते हैं तो हमें रिजल्ट में भी सही ना आए, गलत रिजल्ट आए। तो बहुत से लिमिटेशंस भी है कॉम्पेरेटिव पॉलिटिक्स से, वो हम थोड़ा एक एक करके समझते हैं। यहाँ पे 4 लिमिटेशंस दिए हुए हैं जो कि काफ़ी है। सबसे पहला है रेंज ऑफ वेरिएबल्स। देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स विच अफेक्ट पॉलिटिक्स, दैट इज सोसाइटी, हिस्ट्री, क्लाइमेट, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, रिसोर्सेज एक्सेट्रा। तो बहुत से अलग अलग वेरिएबल्स हैं जो कि किसी भी कंट्री के, किसी भी स्टेट के पॉलिटिक्स को अफेक्ट करता है। जैसे कि सोसाइटी, वहाँ का सोसाइटी कैसा है, वो ज़्यादा मॉडर्न है, बैकवर्ड है, ट्रेडिशनल है, कैसा है सोसाइटी है, वहाँ पे लोग ज़्यादा रूरल एरिया में रहते हैं, ज़्यादा अर्बन में रहते हैं, वो डिपेंड करता है कि कैसा सोसाइटी है, उस पर ये डिपेंड करता है कि वहाँ के पॉलिटिक्स कैसा होगा। दूसरा है हिस्ट्री, किसी कंट्री का हिस्ट्री कैसा है। जैसे इंडिया का हिस्ट्री अगर देखा जाए तो इंडिया जो है इसमें पार्टीशन हुआ था 1947 में। तो पार्टीशन के कारण यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा
प्रॉब्लम है, जैसे इंडिया में कश्मीर की प्रॉब्लम है, या जो भी कम्युनलिज्म का प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम है, ये सारे प्रॉब्लम्स पार्टीशन के कारण आए हैं। और पार्टीशन के कारण अगर ये सारे प्रॉब्लम्स है तो ये सब का इफेक्ट जो है इंडिया के पॉलिटिक्स में पड़ता है, और पॉलिटिक्स में इसका इफेक्ट पड़ता है, इसका मतलब हिस्ट्री का पॉलिटिक्स के ऊपर अलग अलग तरीके से इफेक्ट होता है। अब कंपेरेटिव पॉलिटिक्स में अगर हम दो अलग अलग कंट्री को कंपेयर करते हैं, जैसे इंडिया और यूएसए को कंपेयर करते हैं, और इंडिया का जो हिस्ट्री है वो यूएसए की हिस्ट्री से बिल्कुल ही अलग है। इंडिया में कॉलोनी इंडिया एक कॉलोनी हुआ करता था, यूएसए भी कॉलोनी हुआ करता था, लेकिन वो अपने जो मेंटल कॉलोनी एक तरीके से जो होता है उसको वो बहुत ही पीछे छोड़ चुका है। इंडिया जो है अभी भी मेंटली एक तरीके से कॉलोनी के तौर पे, या फिर इसको अच्छे से समझने के लिए इंडिया और यूएसए की जगह पे इंडिया और ब्रिटेन को हम देखते हैं, तो इंडिया का जो हिस्ट्री है वो बिल्कुल ही अलग है और ब्रिटेन का जो हिस्ट्री है वो बिल्कुल ही अलग है। तो इस दोनों को हम कंपेयर करते हैं तो वो सही रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि इंडिया में जो कुछ भी पॉलिटिक्स में हो रहा है उसका पार्टीशन का उसमें बहुत ही बड़ा रोल है, और ब्रिटेन में जो भी हो रहा है पॉलिटिक्स में उसमें पार्टीशन का कुछ रोल ही नहीं है, क्योंकि ब्रिटेन कभी किसी कंट्री का कॉलोनी नहीं रहा है, वहाँ पे कभी किसी तरीके का पार्टीशन नहीं हुआ है। तो हिस्ट्री का बहुत ही ज़्यादा रोल होता है। ये हिस्ट्री और सोसाइटी ये सब जो है लिमिटेशन से जो कि कंपेरेटिव पॉलिटिक्स में आते हैं, जो कि किसी भी चीज़ को कंपेयर करने में हमें सही रिजल्ट में भी ना दे। तीसरा है क्लाइमेट। क्लाइमेट मतलब कि किसी भी कंट्री का जो पॉलिटिकल क्लाइमेट होता है वो अलग अलग रहता है, और उसमें अगर हम किसी इंस्टीट्यूशन को कंपेयर करते हैं, किसी भी चीज़ को कंपेयर करते हैं, और दोनों जगह का क्लाइमेट अलग है, ज्योग्राफी में भी अलग है, तो वो हमें सही रिजल्ट नहीं देगा। इकोनॉमी, जैसे कोई अमीर कंट्री है, कोई गरीब कंट्री है, और कोई जैसे यूएसए है और दूसरे साइड में इंडिया है, ठीक है। अब हम लोग कंपेयर कर रहे हैं कि दोनों में जो फार्मिंग का सिस्टम है वो कैसा है। यूएसए जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज कंट्री है, ठीक है, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड कंट्री है। इंडिया जो है वो अभी भी एग्रीकल्चरल कंट्री में है, और थोड़ा बहुत यहाँ पे सर्विस है, टेक्नोलॉजी में उतना एडवांस नहीं है, ठीक है। तो इस दोनों सिस्टम को हम कंपेयर करते हैं। अब जैसे एमएसपी के मैटर पे यहाँ पे प्रोटेस्ट वगैरह हो रहा है, और पॉलिटिक्स में बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट है एमएसपी का, फार्मर्स का, लेकिन यूएसए में ऐसा नहीं है। तो पॉलिटिकल सिस्टम पे इकोनॉमी का, रिसोर्सेज का, इन सब का भी असर पड़ता है, जो कि लिमिटेशंस है, क्योंकि ये सब चीज़ जो है वो अलग अलग कंट्री का अलग अलग होता है, और फिर उसको हम कंपेयर कर रहे हैं एक ही पैरामीटर पे, तो वहाँ पे हमें रिजल्ट में भी उतना सही ना मिले, उतना हम लोग डीपली उसके सिस्टम को हम उतने सही तरीके से समझ नहीं पाएंगे। तो ये जो है एक तरीके से ड्रॉबैक है या लिमिटेशन है सिस्टम का कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर। दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट है लैक ऑफ सफिशिएंट इंफॉर्मेशन। पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफन मे नॉट बी कंप्लीट एंड कैन बी फिल्टर्ड बाय स्टेट एजेंसीज। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट कोई फैक्टर है, कोई सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है, वो है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन मतलब डेटा या इंफॉर्मेशन। तो किसी भी चीज़ को कंपेयर करने के लिए हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, तभी तो उसको कंपेयर करेंगे। तो और ज़रूरी नहीं है कि हमें हमेशा जो इन्फॉर्मेशन मिले वो सही हो। बहुत बार इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टेट फिल्टर करके देते हैं। जैसे चाइना में जो भी चीज़ बाहर आता है, जो भी न्यूज़ आती है, वो बहुत ही स्ट्रिक्टली स्टेट के द्वारा फिल्टर करके भेजा जाता है। तो उसमें उस इन्फॉर्मेशन के साथ हम सही में चाइना को किसी दूसरे कंट्री के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं। इस तरीके से हम टोटलिटेरियन कंट्री जैसे कि नॉर्थ कोरिया, वो तो कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं देता है। तो इसमें कंपेरेटिव पॉलिटिक्स का ये बहुत ही बड़ा लिमिटेशन है। तीसरा पॉइंट है प्रॉब्लम ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। Certain social practices may be too incomprehensible to a foreign mind. Objectivity then gets obscured. जैसे कि कोई भी कुछ सोशल प्रैक्टिस होते हैं, अगर हम एक कंट्री में बैठ के दूसरे कंट्री के साथ हम कंपेयर कर रहे हैं, और वहाँ के किसी सोशल प्रैक्टिस जैसे हम समझते नहीं है, हम एक फॉरेनर है उस कंट्री के लिए और हम उस चीज़ को समझते नहीं है, और इसलिए उसको हम लोग ठीक से कंपेयर नहीं करते हैं, तो ये एक तरीके से लिमिटेशन है। चौथा पॉइंट है डायनेमिक नेचर ऑफ डिसिप्लिन। पॉलिटिक्स इज शेप्ड बाय मल्टीपल फैक्टर्स, इट इज नेवर स्टैटिक। कंपैरिजन वी मे डू टुडे मे नॉट बी रेलिवेंट टुमारो, दिस ऑल्सो क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। तो पॉलिटिकल साइंस जो है वो एक डायनेमिक नेचर का सब्जेक्ट है, ठीक है। जो फैक्टर पे रख के किसी एक फैक्टर पे किसी दो कंट्री को आज हम कंपेयर कर रहे हैं, और जो हमारा रिजल्ट आ रहा है, जरूरी नहीं है कि 10 साल बाद 5 साल बाद हमें सेम ही रिजल्ट मिले। जो पॉलिटिक्स होता है वो स्टैटिक नहीं होता, वो हमेशा किसी नए चीज़ पे वो चेंज होता रहता है, और इसलिए जो हम आज रिजल्ट मिल रहा है मे बी वो कल रिजल्ट सही ना हो, और ये भी एक तरीके का लिमिटेशन है कंपेरेटिव पॉलिटिक्स।
सो यहाँ पे हमारा पार्ट 1 लेक्चर का ख़त्म होता है और इसके बाद हम लोग पार्ट 2 लेक्चर का देखेंगे। और पार्ट 2 में हम लोग और भी ज़्यादा इसके आगे के जो मैटर्स है उसको समझने की कोशिश करेंगे, जैसे कि अलग अलग मेथड्स कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को स्टडी करने का क्या क्या है, और उसके बाद हमें सिमिलर सिस्टम को कैसे कंपेयर करते हैं, अगर सिमिलर ना हो तो उसको कैसे कंपेयर करते हैं। उसके बाद ट्रेडिशनल कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या होता है, मॉडर्न कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या होता है, और क्या क्या अप्रोच है ट्रेडिशनल के लिए, क्या क्या अप्रोच है मॉडर्न के लिए, और भी बहुत सी चीज़ें जिसको हम लोग आगे देखेंगे। और इस लेक्चर में इतना ही है। ओके, थैंक यू।